विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक जिसमें टेरियस, यह ईरान का राज वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसमें दूसरा रोमन लेखक हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता, इसको याद रखिएगा। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाकस, आनेसिक्रट्स तथा आसिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। चौथा, मेगास्थनीज, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा, डायमेकस, यह सीरियस नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अशोक, इनको याद रखना है, डायनोसियस अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल पुस्तक टालमी ने लिखा था। इसके बाद है प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद देखिए बी, चीनी लेखक। चीनी लेखक में सर्वप्रथम नाम आता है फाहियान का। तो फाहियान के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। तो फाहियान आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, याद रखिएगा। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। चीनी यात्री में दूसरा है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसके बाद तीसरा वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये इम्पोर्टेंट है, वेनसांग पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट में वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 4 नंबर देखिए इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद इसका सी, अरबी लेखक। अरबी लेखक में पहला है अलबरूनी। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये पूछ लेता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यह होगा महमूद गजनवी के साथ, इसको याद रखिएगा। अरबी में लिखी गई इनकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीके हिंद
अर्थात भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अल-रूनी के द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज। इसको याद रखिएगा। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म एवं दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्याय में यह विभाजित है, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है दूसरा इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत था, इसको रिहला कहा गया है। रिहला, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो इनको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको याद रखिएगा। इसके बाद कुछ अन्य लेखक हैं। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो तारानाथ के द्वारा लिखित पुस्तक या ग्रंथ कौन सी है? कंग्यूर तंग्यूर। इसके बाद मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो इसमें याद रखना आपको पांड्य देश। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां थोड़ा देख लेते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर अर्थात विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? होलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इसके बाद सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख से। इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगौरा अभिलेख। तो दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख, इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो हूणों का जो आक्रमण हुआ था इसके बारे में जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, जिसका शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरण अभिलेख से, जिसके साथ रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसको याद रखिएगा। कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। तो गड्ढा घर अर्थात गर्तावास का साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम से, जो कि एक कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरास्थल है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापण कहा गया है, अर्थात आहत सिक्कों को ही करसापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो इसको याद रखिएगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखा जाता है कोई भी अक्षर, तो इस पर लिखने का कार्य किया था यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त जो शासक थे उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के जारी किए थे। इसके बाद
अरिकमेड़ु जो पुदुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेड़ु से। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्णगिरी वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज तथा जावा या द्वीप से स्थापित हुए। तो यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है जिसके शासक थे कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। सबसे लास्ट में अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है।